हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शकील अहमद और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर, इस नए चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की हुई है जिसे हमने नाम दिया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज डिस्कशन को लेकर, है ना। पीवाईक्यूज डिस्कशन हम कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप यूपीएससी के आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2027 हो या उसके बाद का हो, और इवन आप अगर 2026 के एग्जाम में भी अपियर होने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी थोड़ी और शार्प हो जाए, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाए, तो आपके लिए यह सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के रूप में देखा जा सकता है। आप इस सीरीज को एक इंपॉर्टेंट सीरीज के रूप में देख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीरीज में हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते, केवल एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की अप्रोच। यूपीएससी की अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन पूछने को लेकर, एक प्रिडिक्शन की तैयारी हम करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन के बारे में अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम उसे किस तरह अटेम्प्ट कर पाते हैं, अगर हम उसे अटेम्प्ट करेंगे तो, अगर उसका अटेम्प्ट किए जाने के चांसेस है तो। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमें स्किप भी करने होते हैं, और जब मैं बहुत सारे कहता हूं तो इसका मतलब आप कम से कम 15 क्वेश्चन मान सकते हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, पिछले सेशंस में बताया है कि हमें किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना होता है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है पेपर अटेम्प्ट करने की। फिर जब हमने ये शुरू की है सीरीज, तो आपको पता है कि 2015 से हमने सीरीज को शुरू किया है। 2015 से अब तक हुए 2025 तक के 11 साल के पेपर, 11 वर्ष के पेपर हमें डिस्कस करने हैं। 2015 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, 16 का पेपर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, और आज के इस सेशन से 2017 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट फाइव जो सेशन होने वाले हैं, अगले 5 सेशन में हम 2017 के पेपर पर बात करेंगे। हर सेशन में हम 20 क्वेश्चन ले रहे हैं और उन 20 क्वेश्चन को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर एनालिसिस करते हैं, समझते हैं करंट ड्रिवन क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जो करंट अफेयर्स का हवा हमारे बीच में बन गया है कि बिना करंट अफेयर के एग्जाम नहीं निकलता, या हमने करंट अफेयर के नाम पर जिस तरह से फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन को पीछे धकेल दिया है, उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रख दिया है, तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स जब आप देते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका सोचने समझने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर एक बार आप इस सेशन को, इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से अपने आप को बहुत आगे पाएंगे, है ना। तो अगर आप इसे देखना शुरू कर रहे हैं, अभी अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मेरे कहने से केवल एक बार इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप पिछले सारे लेक्चर देखने वाले हैं अगर आप इस एक लेक्चर को कंप्लीट देखते हैं। क्योंकि हमने बात की है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव की, हमारे एग्जाम की अप्रोच की, कि हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैंने जो 2 बार मेंस लिखा है यूपीएससी का, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि किस तरह से हम प्रीलिम्स को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो वही अप्रोच, मेरी जो अप्रोच रही है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, वही अप्रोच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और हर एक क्वेश्चन को बहुत डीप में, बहुत डेप्थ एनालिसिस हम उनका कर रहे हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट 20 क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब काफी सारी बातें हो चुकी है, चलिए अब क्वेश्चन हम डिस्कशन क्वेश्चंस का शुरू करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे करंट ड्रिवन क्वेश्चन कैसा होता है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चन कैसा होता है। तो ये आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में बात की थी, स्ट्रेटेजी वीडियो में, है ना, मैंने सबसे पहले इस चैनल पर आप जो वेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे, मेरी भी या पूरे चैनल की एक जो सबसे पहली वीडियो आपको मिलेगी, असेसमेंट असेसमेंट कम स्ट्रेटेजी वीडियो, है ना, उसमें हमने डिटेल में बात की है यूपीएससी को लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अब तक हमने जो तैयारी कर ली है उसका असेसमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने की है। उसी के बाद हमने ये सीरीज क्या की है, शुरू की है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि जब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं
तो पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 3 से ज्यादा क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, आपको 3 से ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है, हमेशा हमारा तैयार होना चाहिए। गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ये कह रहा है एक ऐसा सांसद, संसद का एक ऐसा सदस्य है जिसे निर्वाचित नहीं किया गया है, जिसे निर्वाचित नहीं किया गया है, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जैसे राज्यसभा में क्या होते हैं 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, उसी तरह से तो वो कह रहे हैं कि निर्वाचित नहीं हुए, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। अगर ऐसा कोई सदस्य कोई विधेयक लेकर आता है सदन में तो उसे क्या कहा जाता है, गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। क्या यह बात ठीक है? बात करते हैं अभी। सेकंड कह रहा है हाल ही में। अब जब ये हाल ही में कहेगा ना इस पूरे पेपर के दौरान, तो आपको ध्यान रखना है ये 2017 और उसके आसपास की बात कर रहा है, जब 2017 का एग्जाम हुआ था। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो क्या 2017 से पहले भारत की संसद में कोई भी गैर सरकारी विधेयक लाया ही नहीं गया, पारित ही नहीं किया गया? तो देखिए ये एक गलत फैक्ट है, इसके बारे में आपको पता होता है और ये गलत है। अगर ये पता नहीं भी है तो पहले को आप एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं। गैर सरकारी विधेयक वह होता है, गैर सरकारी विधेयक आपको समझने की जरूरत है। जनरली आप देखते हैं कि जो विधेयक लाए जाते हैं, जो बिल्स लाए जाते हैं, जिन्हें कानून बनाना होता है, वो बिल लाए जाते हैं मंत्रियों के द्वारा, है ना। और मंत्री होते हैं सरकार का पार्ट, सरकार का पार्ट ऑब्वियस है। पीएम होता है, पीएम की मंत्री परिषद होती है। उस मंत्री परिषद के सदस्यों में से अगर कोई भी बिल प्रस्तुत करता है सदन में तो उसे आप कहेंगे सरकारी विधेयक, सरकार द्वारा लाया गया विधेयक। और मंत्री के अलावा कोई भी विधेयक, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी सरकार किसकी है, बीजेपी की सरकार है ना, एनडीए की सरकार है। और तो आप क्या देखते हैं बीजेपी में केवल वो मंत्री परिषद ही थोड़ी है, बहुत सारे सांसद बीजेपी के अंदर शामिल है ना, जो जीत कर भी आए। लेकिन जो व्यक्ति मंत्री नहीं है, भले वो किसी भी पार्टी से जीत कर आया हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी में का भी सदस्य रहा हो, जो व्यक्ति मंत्री के पद पर नहीं है, अगर वो कोई भी विधेयक पारित करता है, प्रस्तुत करता है, सरकारी विधेयक कोई भी विधेयक सदन में प्रस्तुत करता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वह निर्वाचित नहीं है या उसे नाम निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। मंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर सदन के भीतर, सदन के अंदर कोई विधेयक, कोई बिल प्रस्तुत करता है, सदन के पटल पर रखता है कि इस तरह का कानून हमें बनाया जाना चाहिए, तो उसे आप गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, इसमें आपका आंसर होना चाहिए डी। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, क्योंकि इस पहला तो मैंने आपको समझा दिया, 9 अगस्त 1970 में संसद में पास हुआ उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक 1968 अंतिम गैर सरकारी विधेयक था जो एक अधिनियम बन सका, उसके बाद से नहीं बना, है ना। तो 2017 में ऐसा कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ था जो गैर सरकारी विधेयक हो और सदन ने उसको क्या कर दिया हो, पारित कर दिया हो। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह 45 वर्षों में उच्च सदन की मंजूरी वाला पहला गैर सरकारी विधेयक है। तो लोकसभा में भी 1970 के द्वारा एक पूरा बिल पारित किया गया, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, और राज्यसभा के द्वारा 45 वर्षों में उस सदन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर 2014 में एक बिल पारित किया गया था जो कि गैर सरकारी विधेयक था। ठीक है, तो ये जो फैक्ट था दूसरे स्टेटमेंट में वो आपका गलत था। अब ये एंशिएंट इंडिया का एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए किस तरह से हम जो हिस्ट्री को अगर हम तैयारी के दौरान केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स का सब्जेक्ट मानकर चलते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी नहीं। जब तक आप हिस्ट्री के वेरियस टाइम पीरियड्स को इंटरलिंक करते हुए नहीं पढ़ेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ में तुलना करते हुए नहीं पढ़ेंगे, आपको हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होगा। फैक्ट्स आपको याद हो सकते हैं लेकिन यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन पूछती है हिस्ट्री को लेकर, आप उन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों
और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या है? ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जनरली आप देखते हैं कि ये जो कवच बनते हैं, शिरस्त्राण बनते हैं, पहली बात तो आपको लोह धातु के मिलते हैं ज्यादातर, है ना, लोह धातु के। अब जब टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो गई है तो आप स्टेनलेस स्टील की तरफ या और भी अलग तरह की धातु की तरफ जा सकते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा घातक हमलों को झेल पाएगी। लेकिन उस टाइम पीरियड की बात करें तो लोहे के बनते थे। तो पहली बात आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कौन सा युग कहते हैं? कांस्य युग, क्योंकि इन्होंने तांबे से एक लेवल आगे बढ़कर कांस्य बनाना सीख लिया था टिन मिलाकर। तो कांस्य युग ताम्र युग का ही एक पार्ट है, ताम्र युग का ही एक पार्ट है ना। तो यहां पर आप देखते हैं लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। हालांकि ऋग्वेद कालीन आर्यों को भी लोहे का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। लोहे के उपयोग की जानकारी हमें जनरली उत्तर वैदिक कालीन टाइम पीरियड से मिलती है, उत्तर वैदिक कालीन टाइम पीरियड से। लेकिन यहां पर आपको लड़ाई करने को लेकर लड़ाई के कवच, हेलमेट वगैरह की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्यादातर शांति प्रिय माना जाता है। शांति प्रिय इसलिए क्योंकि उनके जो स्थल मिले हमें, है ना, उत्तर पश्चिमी भारत के रीजन से सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले, वहां से आपको लड़ने के उपकरण, लड़ने के औजार, तलवारें, भाले, इस तरह के औजार आपको बहुत ना के बराबर मिले। तो हमने ये एज्यूम किया कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध वगैरह नहीं किया करते थे, वे लोग शांति के साथ जीवन यापन करने में विश्वास रखते थे। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है ना। ऋग्वेद कालीन आर्यों के पास कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इस तरह का कोई साक्ष्य आपको नहीं मिलता। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल तांबे का ज्ञान था और तांबे में इन्होंने टिन मिलाकर कांच से बनाना सीख लिया था। तो ये कांच से जरूर बना लेते थे, ब्रॉन्ज जरूर बना लेते थे, लेकिन इनको लोहे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जब पहला सही है और सेकंड गलत है तो देखो यहाँ पर दो एलिमिनेट हो गए, एक पहला में केवल एक है और दूसरे में एक है सी में। तो ये दोनों में से एक तो हमारा ठीक है। अब हमें तीसरा चेक करना है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के हमें बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने घोड़े को पालतू बनाया, या एटलीस्ट वो उसको जानते भी थे क्या, उन्हें घोड़े के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। 1 और 3 यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, हमने पूरी व्याख्याओं की बात की है अच्छे से। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जब आपको देखिए, ये व्याख्या आपको कहाँ मिलेगी? यह व्याख्या आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल पर हम क्या करते हैं, आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, सारे अपडेट्स। क्या क्या अपडेट मिलता है? यूट्यूब पर आपकी अगर कोई क्लास आई है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप जब देखते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी हम 1 और 2 तक फ्री क्लासेस एकदम, आपको बस अनअकैडमी का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर एकदम फ्री, जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं वैसे ही एकदम फ्री स्पेशल क्लास मिलती है, स्पेशल क्लास मिलती है। आप वहां पर जाकर अगर मेरा नाम सर्च करेंगे शकील अहमद, है ना, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, हमारी सारी स्पेशल क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उन स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग, उनसे रिलेटेड पीडीएफ, इसके अलावा आपकी तैयारी को लेकर मैं आपसे कुछ नोट्स भी शेयर करता हूँ, वो सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का स्कैनर मैंने दे रखा है क्लास के लास्ट में, और इसकी जो पीडीएफ है 2017 के पेपर की, इसकी पीडीएफ जैसे ही आपको हमारा 5th सेशन मिलेगा, 5वां सेशन मिलेगा, पूरे 100 क्वेश्चन की पीडीएफ
उस सेशन के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। इसकी व्याख्या की हमने चर्चा कर ली है। ये एक अंतर को मैंने दोनों में तुलनात्मक अंतर आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं यहां से लेके, या तो आप पॉज करके देख लीजिए या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंदर जो अंतर हैं, जो समानताएं हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम। अब देखिए कैसा नाम है, समझ में ही नहीं आया। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम एक योजना की बात है, एक योजना की बात। और योजनाएं ज्यादातर आपको करंट ड्रिवन देखने को मिलती है। करंट अफेयर में अगर चर्चा का विषय रहा है, हमारे समाज पर एक ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करती है, तो आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। योजनाएं आपको इस तरह से मिलेगी। तो ये जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम है, ये क्या है? देखिए, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है मान्यता देना, किसी चीज को मान्यता देना। किसको मान्यता देना? प्रायर लर्निंग को। अगर आपने पारंपरिक रूप से कोई कौशल सीखा हुआ है, अभी क्या है, अभी आप कंप्यूटर सीखते हैं, तो आपको क्या मिलता है? कंप्यूटर सीखने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं कि देखिए सर, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, बेसिक आता है या एडवांस आता है, जैसा भी आता है ना, C++ आता है, जावा आता है, AI आता है, क्या आता है, उसमें सर्टिफिकेट में आपको लिखा हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कौशल भी रहे होंगे ना हमारे समाज में, अब भी हैं, बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जिनके लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक मकान बनाने वाला कारीगर है, मकान बनाने वाला जो चूने भाटे से, पत्थर से, ईंट से मकान निर्माण करता है, वह अपने बचपन से, या समझो कि 15 साल की आयु से वह क्या करता रहा है? मकान बनाने को लेकर अपना काम करता रहा है, और उसको 10 साल हो गए काम करते हुए, वह बिल्कुल एक्सपर्ट है। लेकिन उसके पास, उसने ये जो पारंपरिक ज्ञान सीखा है इतने 10 सालों में, उसने काम कर करके लोगों के साथ में अपने उस्ताद से जो जो काम सीखा है, जो कौशल सीखा है, उसका सर्टिफिकेट उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी मान्यता उसके पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, जिन लोगों ने पारंपरिक रूप से कई सारे कौशल सीख लिए हैं लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, तो एक ऐसी योजना चलाई कि भाई जो लोग पारंपरिक रूप से पहले से जानते हैं, पहले से प्रायर लर्निंग है ना, पहले से ही सीखे हुए हैं, उनके लिए एक स्कीम चलाई जाए कि उनके काम के आधार पर उनको सर्टिफिकेट प्रदान किए जाए। तो यह एक स्कीम थी, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन, उसको सर्टिफाई करना कि हाँ भाई ये, इसको ये वाला काम आता है ना, तो उसको सर्टिफाई करने के लिए ये क्या थी? ये एक स्कीम थी। तो ए हमारा सही उत्तर है। करंट ड्रिवन क्वेश्चन था, बस आपको समझा रहा था स्कीम के बारे में। बाकी बस जो भी नई योजनाएं आए इस तरह की, जो हमारे समाज पर, भारत के लोगों पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वहां पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, अपने नोट्स में उसको शामिल कर लेना है ना। ये तो संभावना लगभग ना के बराबर है कि यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन योजनाओं की पहचान हमें किस तरह से करनी है, इंपॉर्टेंट योजनाओं की, वह अप्रोच मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे इसको पढ़ेंगे। तो बिल्कुल वही बात है जो मैंने कही। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए। अब ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इधर से पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है, इधर से पूर्वी घाट की कुछ कटी छटी पहाड़ियां है, यहाँ पर आकर मिलती है नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी पहाड़ियों पर है ना, नीलगिरी पर। तो हम देखते हैं कि हम जनरली पढ़ते हैं जियोग्राफी पढ़ते हुए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर होता है? सर, नीलगिरी पर होता है। लेकिन यूपीएससी है, इतना सरल कैसे पूछेगी? यूपीएससी ने जियोग्राफी को भी उठाया, एनवायरमेंट को भी उठाया, और दोनों को जोड़ के पूछ लिया कि भाई इंटरलिंक करके। तो यूपीएससी आप बिना सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक किए हुए नहीं क्लियर कर पाते हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, इंटरलिंकिंग आपको आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब आप बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, है ना, हालांकि ये मेंस का टॉपिक है, अगर पूछा जाएगा तो, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं तो मैं उस तरह से बता रहा हूं। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं और जब आप 1914 में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो क्या आप इन पूरे टाइम पीरियड के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई है उन्हें एक दूसरे से इंटरलिंक अगर आप कर पाते हैं,
तो आपकी नॉलेज काफी ब्रॉड होती है। आप पाते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं 1914 में लगभग 100-150 साल बाद होने वाले युद्ध में क्या हो गया, उसके बीज पड़ चुके थे वहीं पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ही, जब से हमने स्वतंत्रता, बंधुता, राष्ट्रीयता के नए नए मूल्य सीखे थे, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि इंटरलिंकिंग का मेंस में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज का, इसीलिए मैंने मेंस के एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। तो यूपीएससी इंटरलिंकिंग की डिमांड करती है आपसे, है ना। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। ठीक है, तो आप देखते हैं सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलता है। वहां पर आपको मिलता है कि बाकायदा जो नीलगिरी पहाड़ है उन्हीं उसी क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कहीं ना कहीं कनेक्ट यह भी करता है ना। तो इसको अगर आप देखेंगे, सत्यमंगलम वन क्षेत्र, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पश्चिमी घाट और शेष पूर्वी घाट के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण वन्य जीव गलियारा है। यह तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसका क्षेत्र दिया गया है। यह आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित सत्यमंगलम बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व जीवों की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है। बाकी बिलीगिरी रंगन मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य, सिगुर पठार, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी इससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन से यह इंसाइट देना चाहता हूं, यह अप्रोच आपके अंदर फिट करना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी नेशनल पार्क पढ़ें, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ें, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आप उसकी जियोग्राफी को हमेशा ध्यान में रखिए। और जियोग्राफी में क्या क्या चीजें आ जाती है, आप पहले तो उसकी पॉलिटिकल लोकेशन, है ना, कौन से राज्य में है, जिला याद रख लेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाता है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे भी पूछा हुआ है कि यह बायोस्फीयर रिजर्व या यह पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 जिलों में फैला हुआ है या 3 जिलों में फैला हुआ है, वह याद रख लेंगे, वह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्यादा बेटर स्थिति में रहोगे। इसके अलावा राज्यों के बाद आप यह देखिए किस तरह की वनस्पति वहां पर पाई जाती है, किस तरह के जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं, है ना, किस तरह, क्या कोई नदी वहां से निकलती है तो कौन सी नदी है, या किसी इंपोर्टेंट नदी की कोई सहायक नदी है क्या, इस तरह से देखिए, क्या उस नदी पर कोई झरना वरना है क्या, है ना, कोई इस नदी में कोई और स्पेशल प्रजाति पाई जाती है क्या, इस तरह से भी देखिए, क्या कोई पहाड़ी या पठार वहां पर है, क्या कोई पहाड़ी या कोई पठार वहां पर है। इन सारी चीजों को आप क्या कीजिए, ध्यान रखिए। और क्या कोई ऐसी प्रजातियां, हालांकि मैंने जब जीव जंतुओं की वनस्पति की बात की तो उसमें वो आ गया, क्या कोई ऐसी प्रजातियां वहां पर पाई जाती है जो आईयूसीएन में, जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है, क्या ऐसी कोई प्रजातियां हैं। ये सारी इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए जब आप कोई भी संरक्षित क्षेत्र पढ़ते हो। संरक्षित क्षेत्र का मतलब चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे वो सामुदायिक क्षेत्र हो, है ना, किसी भी तरह का क्षेत्र जो जहां पर पर्यावरण के संरक्षण की हमने बात की है, वहां की जियोग्राफिकल लोकेशन को ध्यान रखिए, वहां की वनस्पतियों को ध्यान रखिए, वहां की जलवायु को ध्यान रखिए। जलवायु भी इंपॉर्टेंट है, कितनी वर्षा वहां पर होती है। जब जलवायु पता चलेगा तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह की वनस्पति वहां पर पाई जाएगी, है ना। तो इसको जरूर आप ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, मुझे लगता है हम काफी टाइम ले रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमने व्याख्या की है यह आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम का क्या है, अगर सही जगह लग रहा है ना, टाइम अगर सही जगह लग रहा है, भले थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, तो आप इसे टाइम का इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा यहाँ से, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, है ना, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। चलिए, समाज और समानता के होने का, अच्छा सॉरी, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, जब आप बात करते हैं कि किसी समाज में समानता है,
तो उसका क्या मतलब होता है? क्या उस समाज में विशेषाधिकारों का अभाव होता है? बिल्कुल, उस समाज में विशेषाधिकारों का अभाव होता है। विशेषाधिकार को आपको समझने की बात है। विशेषाधिकारों का अभाव। विशेषाधिकार वह होते हैं जब किसी समाज में, जैसे किसी समाज में 4 वर्ग हैं, ए, बी, सी, डी। विशेषाधिकार वह होता है जब समझो कि आपने ए वर्ग को इन बी वर्गों से ज्यादा सुविधा दे दी, बिना किसी कारण से, केवल इसलिए कि ये ए वर्ग के लोग हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेशल जाति को, किसी जाति विशेष को दूसरी जातियों से ज्यादा आपने तवज्जो दे दी, वो विशेषाधिकार होता है। और जैसे ही आप किसी एक वर्ग को, किसी एक जाति को या किसी एक धर्म को ज्यादा विशेषाधिकार देते हैं, वैसे ही वो समानता तो नहीं रह जाती, वहां पर असमानता आ जाती है। तो विशेषाधिकारों का अभाव वहां पर आपको देखने को मिलेगा। पहला ही आपका ठीक है। क्या अवरोधों का अभाव होता है? क्या समाज के सामने परेशानियां नहीं होती? क्या समाज के सामने मुसीबतें नहीं आती? बिल्कुल आती है। अवरोधों का अभाव नहीं होता। क्या प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है? नहीं, प्रतिस्पर्धा तो समानता को, विकास को बढ़ावा देने का काम करती है। जब सभी लोग समान होंगे तो दोनों ज्यादा बेटर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, है ना। समानता के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रतिस्पर्धा को वहां पर रखें। प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा तो ज्यादा समृद्ध जो है, प्रतिस्पर्धा का मतलब वो हो गया कि सभी को समान अवसर आप दे देंगे। समान अवसर, जो ज्यादा काबिल होगा वह उसको ग्रैब कर लेगा, है ना, वह अवसर उसको मिल जाएगा जो ज्यादा काबिल होगा। सभी बराबर कंपीट कर सकते हैं, ठीक है। विचारधारा का अभाव भी नहीं होता, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती है। कोई पूंजीवादी विचारधारा का हो सकता है, कोई समाजवादी विचारधारा का हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। विशेषाधिकारों का अभाव होना जरूरी है समानता के लिए। आइए अगला क्वेश्चन। ये सारी बातें आप देखेंगे, आपको इंसाइट्स मिल जाएंगे। किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का अभाव होता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होती है, प्रतिस्पर्धा यहां से बढ़ती है। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वयं संविधान में उल्लिखित सीमाओं के साथ। हाँ, संविधान में स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन संविधान में उन लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए जिनको हमारे प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक कहीं ना कहीं हमेशा पीछे रखा गया है, तो उन लोगों को बराबर समानता के स्तर तक लाने के लिए हमने उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। कुछ क्या कहते हैं उसे, सकारात्मक सकारात्मक भेदभाव, है ना, ताकि जो लोग पहले से पीछे रहे उनको थोड़ा सा फायदा मिले, वो लोग क्या हो सके, थोड़ा आगे बढ़ पाए। तो संविधान में हमने उनके लिए कुछ प्रावधान भी रखे हैं। वो प्रावधान भी समानता के अंतर्गत शामिल होने चाहिए। समानता का मतलब वो होता है। देखिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक संस्था के बारे में क्वेश्चन, पीछे भी हमने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देख लिए जिसमें यहां से क्वेश्चन पूछे गए। ट्रैफिक के बारे में पूछ रहा है। ट्रैफिक इसका पूरा नाम है। इसकी जब पूरे नाम को आप देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे आराम से, इत्मीनान से, तो आपकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। क्या कह रहा है? वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। व्यापार संबंधी यानी आप पौधों की, वनस्पति की और जीव जंतु को जो व्यापार कर रहे हो, है ना, उसका विश्लेषण करने वाली यह संस्था है। उसका विश्लेषण यह करता है। और विश्लेषण क्या करेगा? विश्लेषण यही करेगा कि भाई जब आप ये पौधों की प्रजातियों का या जीव जंतुओं का व्यापार कर रहे हो, कहीं इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, कहीं वो जो प्रजाति है जिसका व्यापार कर रहे हो कहीं वो विलुप्त तो नहीं हो जाएगी, है ना। इस तरह की निगरानी करता है, विश्लेषण करता है कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तो ट्रैफिक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रैफिक यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। मैंने आपको पिछले सेशंस में भी कई बार ये बात बताई है, जब भी कोई एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, किसी ब्यूरो की बात आ जाए, किसी संस्था की बात आ जाए, तो ये आप जरूर देखिए क्या वह यूनाइटेड नेशन से किसी तरह संबंधित है या नहीं है। पढ़ते हुए ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, यह जरूर ध्यान रखिए कि क्या वह अगर कोई संधि या प्रोटोकॉल है तो क्या वह कानूनी रूप से बाध्यकारी है या नहीं है।
कानूनी रूप से बाध्यकारी का मतलब है अगर आप उसके सदस्य बने तो आपको उसके प्रावधान मानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा, है ना। इस तरह आपको देखना पड़ता है कुछ चीजों को जब भी आप किसी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है। जो ट्रैफिक है वो यूएनईपी के अंतर्गत नहीं है, बल्कि जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं ये आईयूसीएन के द्वारा स्थापित या इससे संबंधित एक संस्था रही है ना, आईयूसीएन। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किस इंपोर्टेंट संस्था से संबंधित है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। यह बात आपको समझ में आ जाएगी जब आप इसका नाम पढ़ेंगे ना तो ही। इसीलिए तो मैंने शुरू में आपसे कहा कि आप इसका नाम बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि जिस वन्य जीवों का या पादपों का व्यापार कर रहे हैं उससे प्रकृति को, पर्यावरण को, उस प्रजाति को किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है ना। मानवों को तो कोई खतरा नहीं है उससे, सारी चीजों की ये देखरेख करता है। तो केवल दूसरा आपका ठीक है, पहला आपका गलत है, राइट। बी इसका सही उत्तर होगा। इसको जब आप देखते हैं तो देखिए, ट्रैफिक एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। यह जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास दोनों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और पादपों के व्यापार पर कार्य करने वाला एक अग्रणी एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1976 में आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, के अवैध वन्यजीव व्यापार और अन्य अत्यधिक दोहन से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये यूएनईपी के अंतर्गत कोई ब्यूरो नहीं है। मुख्यालय कहां पर है? कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम में। और बाकी आप देख सकते हैं 1991 से नई दिल्ली में स्थित डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के एक कार्यक्रम प्रभाग के रूप में भी यह कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इस सेशन में हम 20 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं दोस्तों, है ना, 20 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो संविधान का 42वां संशोधन, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑलरेडी आप इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा गांधी के द्वारा एक बड़े लेवल पर संविधान में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और इसी संशोधन से डीपीएसपी में चार नए डीपीएसपी, 4 नए निर्देश जोड़े गए। 39 अनुच्छेद 39, 39A, 43A और 48A ये जोड़े गए थे। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था 42nd ऑफ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, है ना। तो पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन आप देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में 1939 में है ना। जब आप देखते हैं अनुच्छेद 39 का डी देखेंगे तो आपको यह मिलेगा। उद्योगों के, जब आप बात कर रहे हैं उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यह जोड़ा गया था 33A के अंतर्गत, है ना। तो यह इसका उत्तर होगा। बाकी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को लेकर पहले से आपको आर्टिकल 41 में यह चर्चा मिलती है, और श्रमिकों के निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं भी आपको डीपीएसपी में ऑलरेडी वहां पर देखने को मिल जाता है। बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देखेंगे 1976 के इस अधिनियम के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 4 नए ये जोड़े गए निदेशक तत्व। आर्टिकल 39 बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए। और इसी का इम्प्लीमेंटेशन आपको नालसा के रूप में देखने को मिलता है, जब हम एक एक्ट भी लेकर आए और वर्तमान में एक अथॉरिटी भी है जो कि निःशुल्क विधिक सहायता, जो लोग अपनी विधिक एड अफोर्ड नहीं कर सकते उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि न्याय की समानता सुनिश्चित की जाए, है ना। फिर आर्टिकल 33A में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को लेकर बात की गई है, और पर्यावरण संरक्षण और उसको संवर्धन, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48A के अंतर्गत हमने शामिल किया था। चलते हैं आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना।
सारे आप देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन खासकर जो प्रियम्बल से पूछे जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, जो डीपीएसपी से पूछे जाते हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछे जाते हैं, इनमें आपको अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी आपको इन प्रोविजंस को गहराई से समझना पड़ेगा। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या निकल सकता है, वहां तक भी आपको जाना पड़ेगा। या मैं कहूं आपको इनकी फिलोसॉफी समझनी पड़ेगी, किस तरह से ये काम करते हैं, क्या इनका मकसद है, संविधान में शामिल क्यों किए गए हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या अधिकार किसको मिले? नागरिकों को मिले, राज्य को नहीं मिले। तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध नहीं है बल्कि नागरिकों का समर्थन करते हैं। तो राज्य के दावे नहीं है, अधिकार एक्चुअली नागरिकों के दावे हैं, नागरिकों के दावे। और किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। यानी जब राज्य चाहेगा हमें समान अवसर नहीं देगा, जब राज्य अगर किसी को ऊंच नीच करना चाहेगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार लिखा हुआ है और ये नागरिकों का अधिकार, ये राज्य को कंट्रोल करते हैं। जो अधिकार है ना, ये राज्यों को मनमानी करने से कंट्रोल करते हैं कि नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखो। आप जो भी सरकार आती है, अगर आप नागरिकों के अधिकारों का ध्यान नहीं रख रहे तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, है ना, आप इलीगल काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको देखेगी, उस पॉलिसी को रद्द कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो अधिकार जो है, जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें आप कहते हैं, भाग 3 जो है हमारे संविधान का, यह किसके दावे हैं? नागरिकों के दावे हैं। नागरिकों किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। यानी आप ये कहिए कि राज्य को, राज्य का मतलब यहां से क्या है? देश है हमारा, हमारे देश की सरकारें हैं, है ना। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। क्या क्या मतलब है? तो हमारी सरकारें अपनी मन मर्जी ना कर पाए, अपनी मनमानी ना कर पाए, सरकारों को मनमानी करने से रोकने के लिए नागरिकों के दावे हैं, नागरिकों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये गलत है। अधिकार, विशेषाधिकार तो देखिए हमारा संविधान तो समानता की बात कर रहा है, और पीछे क्वेश्चन में हम चर्चा करके आ गए कि जहां विशेषाधिकार होगा वहां समानता कहीं कहीं नहीं होगी। तो विशेषाधिकार तो हो ही नहीं सकते। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये बात ठीक है। अधिकार क्या है? नागरिकों के दावे हैं, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। ये बात ठीक है दोस्त, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर होगा। और ये बात तो देखो, ये तो बिल्कुल ही कोई भी हटा देगा इसको। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार नहीं है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक सलाह देता हूं। जब भी इस तरह के टर्मिनोलॉजीज आपको यूपीएससी के पेपर में दिखे ना, आप, हालांकि यहाँ पे यूपीएससी ने दिया हुआ है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आजकल के पेपर में ऐसा कम देखने को मिलता है कि यूपीएससी हिंदी के साथ में इस तरह इंग्लिश में, देवनागरी में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी दे दे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? फौरन, अगर ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर हल्का सा भी 1% भी डाउट हो रहा है कि यार ये किसके बारे में बात कर रहा है, फौरन इंग्लिश वर्जन देखिए पेपर का, फौरन इंग्लिश वर्जन देखिए, ताकि आपकी कोई गलती ना हो, है ना। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन इसको जारी करता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो WEF, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसे आप हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कह सकते हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से ये इंसाइट मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई इंडेक्स देखें, जब भी आप कोई इंडेक्स देखें, अगर वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है तो सिर्फ इतना देखिए कि कौन जारी कर रहा है ना, कौन जारी कर रहा है, जारी करने वाली संस्था, ठीक है। फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर कौन सा देश है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इतना देख लीजिए। लेकिन अगर HDI जैसा, हैप्पीनेस इंडेक्स जैसा, है ना, या जेंडर गैप इंडेक्स जैसा, अगर इस तरह के कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है
तो इन चीजों को ध्यान रखते रखते तो आप ये ध्यान रख, अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखिए कि पिछले साल इंडिया की रैंक क्या है, मतलब इंडिया ने इस साल सुधार किया है या गिरावट दर्ज की है, ये जरूर देखिए। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसके जो संकेतक हैं, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर यह इंडेक्स मापा गया है ना, वो पैरामीटर्स भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो हमारी तैयारी थोड़ी ज्यादा बेटर होगी दूसरे लोगों से। ठीक है, तो जब भी आप इंडेक्स पढ़ें तो इन कुछ चीजों को, 4-5 चीजों को जरूर याद रखिए दोस्तों। और मुझे लगता है एक पेज पर आप 10 इंडेक्स के नोट्स बना सकते हैं इस तरह से, है ना। इंडेक्स का नाम लिखा, किसने जारी किया, कौन फर्स्ट है, कौन सा इंडिया की क्या रैंक है, सुधार हुई, गिरावट हुई, पैरामीटर्स क्या है, बस एक एक कोने में आराम से बहुत अच्छे से नोट्स बनाए जा सकते हैं। चलिए, ये है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, और ये क्योंकि 2017 का है तो 2016 में जो इंडेक्स आया था उसके बारे में बात की हुई। आप क्या कीजिए, इस साल 2025 में जो आ चुका है ना, या समझो कि मई से पहले 2026 में अगर रिलीज हो गया है तो उसको आप देखकर चले जाइए, अगर 26 का कर रहे हैं। अगर उसके बाद तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप लेटेस्ट वाले को ध्यान रखिए। चलिए, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 के संदर्भ में करंट ड्रिवन क्वेश्चन है, उस टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा होगा, चर्चा में रहा तो हमसे पूछ लिया गया, है ना। तो फिर वही बात है कि आपको पता इसके बारे में होना चाहिए। यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। देखिए, ये एक प्रोग्राम था जनरली, अभी हम जब इसकी व्याख्या देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। एक प्रोग्राम था जिसमें डिजिटल, देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं ना 2014 से, उन्होंने डिजिटलाइजेशन की तरफ काफी रुझान दिखाया है, भारत को डिजिटलाइज करने को लेकर, है ना, ताकि जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है उसको शायद डिजिटलीकरण की तरह हम दूर कर पाएंगे। जो लोगों तक हमारी पहुंच है, बीच में जो पैसा गायब हो जाता है उसको हम लोगों तक पूरा पूरा पहुंचा पाएंगे। हालांकि यह एक डिबेट हो सकती है कि इसमें हम कितने सफल हुए, कितने नहीं हुए, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट हुए या नहीं हुए, है ना, लेकिन इस तरह का रुझान उन्होंने दिखाया था, उन्होंने इस तरह की विल पावर अपनी दिखाई थी। तो आप देखते हैं कि डिजिटलीकरण को लेकर यह एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन था, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन था। और एक दशक की बात नहीं थी, ये अगले 36 घंटों में कुछ अच्छे इनिशिएटिव शुरू करने को लेकर कुछ बातें थी। तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा ठीक है, क्योंकि इसको मैं बहुत ज्यादा आपसे डिस्कस क्या कर सकता हूं, आपको क्या समझा सकता हूं इसके बारे में। ये टोटली एक करंट ड्रिवन क्वेश्चन है ना, ये टोटली एक करंट ड्रिवन क्वेश्चन है। तो बस आप ये समझिए कि करंट अफेयर में अगर इस तरह की कोई चीजें है तो ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपसे कह रहा हूं, आपके 60 क्वेश्चन फंडामेंटल पार्ट से आते हैं, फंडामेंटल पार्ट से। करंट की टेंशन ही मत लो, 12 महीनों का करंट फॉलो करो, फॉलो करो, किसी भी एक सोर्स से फॉलो करो, एक सोर्स रखो, है ना, और इस सोर्स को मल्टीपल रिवीजन करो। ये जो आते हैं ना मार्केट में, ये वाला सोर्स, वो वाला सोर्स, है ना, अलग अलग नंबरिंग वाले, सारे हम लेने के पीछे भागते हैं। कोई एक ले लो, चाहे अनअकैडमी का ले लो, चाहे किसी और का ले लो, है ना, किसी का भी ले लो जिस पर जो आपको भरोसा दिला रहा है कि यार मुझे ये पढ़ना है, ये ठीक लग रहा है, कोई सा भी पढ़ लो यार। 80% मैं तो 90% नहीं बोल रहा, लेकिन 80% कंटेंट तो सभी में सेम है, ठीक है। और 20% के लिए आप कितना टाइम अपना खराब कर दोगे भाई, कितना टाइम खराब कर दोगे। और कितने क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, आई मुझे पता है आते हैं, इंटरलिंक होते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल पार्ट तैयार नहीं है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक सोर्स रखो, मल्टीपल रिवीजन रखो, उसमें से जितना आ जाएगा उतना ठीक है। बाकी अपना बेसिक पार्ट बहुत अच्छा रखो, अपना स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छा रखो, है ना। स्टैटिक पार्ट की जब मैं बात करता हूँ ना, तो जियोग्राफी की मैं बात करता हूँ, फिर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, फिर मैं इकोनॉमी वाले सेक्शन की बात करता हूँ, है ना, फिर और कौन सा आ जाता है, मैं हिस्ट्री वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपको 60 से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें दूसरा ठीक है, ये हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है ना। ये एक दशक की बात कर रहा है जो गलत है, केवल दूसरा ठीक है। आइए मैं आपको इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ। 2017
हैकेथॉन 36 घंटे की एक नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में हजारों टेक्नोलॉजी के छात्रों की टीमों ने 29 विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों के लिए, जैसे रेलवे, इनके लिए क्या किया, उन्होंने अलग अलग नए अभिनव डिजिटल समाधान प्रस्तुत किए, है ना। तो ये सारा था, तो आप देख सकते हैं इसको, ज्यादा कुछ वैसे नहीं, करंट ड्रिवन क्वेश्चन ये था। अब ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फंडामेंटल है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर आप गलत करते हैं तो फिर आपके साथ मसला है दोस्त, है ना। क्या है, आरबीआई क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बात कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करना, जो आरबीआई की ब्याज दरें हैं, फॉर एग्जांपल जिसे आप कहते हैं रेपो रेट, है ना, जिसे, और इसी को आप जनरली पॉलिसी रेट कहते हैं, पॉलिसी रेट, और इसी पर बाकी सारी रेट्स जो भी होती है, रिवर्स रेपो या एमएसएफ एसडीएफ वगैरह की जो भी रेट्स होती है, इसी पर बेस्ड होती है, इसी के आधार पर होती है। तो ये कह रहा है कि एमपीसी का काम है कि यह आरबीआई की बेंचमार्क, अच्छा बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। बिल्कुल, यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है कि, और ये जनरली क्या करती है, रेपो का निर्धारण करती है। रेपो से ही फिर बेंचमार्क दरें जुड़ी हुई रहती हैं, कितना बैंक अपना मार्जिन लगा के उसमें उसमें ब्याज दरों का निर्धारण करते हैं, तो यह बिल्कुल करती है, पहला ठीक है। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है और प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है। क्या यह बात सही है? यह क्या है? यह एक 6 सदस्यीय निकाय है दोस्तों। क्या है? 6 सदस्यीय निकाय है, 12 सदस्यीय निकाय नहीं है। 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई के, और 3 सदस्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राइट। 3 सदस्य सरकार के द्वारा। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह भी गलत है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला हमारा सही उत्तर है। आप इसको देख सकते हैं, 6 सदस्यों की समिति है। एमपीसी में 3 किसके होते हैं? 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के द्वारा, 3 किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। 2016 में बनी थी ये हमारी, ये जो स्ट्रक्चर वर्तमान में आपको देखने को मिलता है। और एमपीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारा रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। ठीक है, ये कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। जैसे मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता, सरकार करती है कि भाई हमें 4% प्लस माइनस 2% रखना है ना। तो निर्धारण सरकार करती है, मुद्रास्फीति फिर उसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है आरबीआई के, हमें इस बेस लाइन पर क्या करना है, हमारी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके रखना है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन। मणिपुरी संकीर्तन, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। ठीक है, यह करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, और यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो बिल्कुल यह एक प्रदर्शन है जिसमें गीत गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, यह भी ठीक है। यह गलत है, इसमें केवल एक ही वाद्य यंत्र नहीं होता, है ना, मल्टीपल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है, यह भी इसका एक पार्ट कह सकते हैं। बी हमारा सही उत्तर है। इसकी व्याख्या अगर हम यहाँ देख ले तो क्या है, एक विशिष्ट संकीर्तन प्रदर्शन में घर के बरामदे में बने कक्ष में 2 ढोलक वादक, हमने क्या कहा, करताल या खड़ताल ही केवल इसमें यूज होती है, 2 ढोलक वादक और लगभग 10 गायक और नर्तक भक्तों से गिरकर प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो ढोलक को भी इसमें यूज किया जाता है। संकीर्तन मंदिरों में प्रचलित एक कला है, इसमें प्रदर्शनकर्ता भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का गीतों और नृत्यों के माध्यम से वर्णन करते हैं। संकीर्तन 2 मुख्य सामाजिक कार्य हैं। यह संकीर्तन क्या करता है, लोगों को वर्ष भर के उत्सवों के अवसरों पर एक दूसरे के निकट लाता है और मणिपुर के वैष्णव समुदाय के बीच एकजुट शक्ति के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्या है, यह संस्कार समारोह के माध्यम से लोगों और समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है, संबंधों को सुदृढ़ करता है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है इसके पूछे जाने का कारण, क्योंकि वर्ष 2013 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को में जितने स्थल हमारे शामिल है ना दोस्तों, शामिल हैं और शामिल होते हैं, वो सभी स्थल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ये बात को ध्यान रखनी ही है। ठीक है, चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या थे? 3 आदमियों के नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था, रैयतवाड़ी को। देखिए मुझे लगता है ये एक इजी क्वेश्चन है जब आप कॉर्नवालिस को देखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था, स्थायी बंदोबस्त, है ना। और इसी को आप जमींदारी प्रणाली कहते हैं ना, जमींदारों को नियुक्त कर दिया गया था। तो मुझे लगता है आप कॉर्नवालिस को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप कॉर्नवालिस को एलिमिनेट करते हैं वैसे ही आपको आपका उत्तर मिल जाता है। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी से संबंधित थे, है ना। भारत के लगभग 51% पार्ट पर, लगभग 51% भाग पर, और मोस्टली दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, है ना, यहाँ पर आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव, रैयतवाड़ी व्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो अभी देखते हैं, इनको थोड़ा डीप में देख लेते हैं। आइए, ब्रिटिश नियंत्रण वाले, ये सारी बातें ये तो हमने बात कर ली, हमें देखना है यहाँ पर। देखिए ये 3 स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ये 3 व्यवस्थाएं हमें ब्रिटिश शासन के दौरान देखने को मिलती है, जो क्या थी, भू राजस्व व्यवस्थाएं थी। भू राजस्व व्यवस्थाएं जो ब्रिटिश कर लेते थे, अपना भू राजस्व लेते थे, वो अलग अलग तरीके थे भू राजस्व प्राप्त करने के। किसके द्वारा शुरू की गई? जब आप बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है 1793 में। और जब आप रैयतवाड़ी की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल वाले रीजन में 1792 में लागू की थी, फिर बाद में थॉमस मुंडो ने इसे दक्षिण भारत में फैलाया। अगर आप महालवाड़ी की बात करेंगे तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी का नाम आपको याद आना चाहिए, है ना। कौन से क्षेत्र में? तो ये सारे क्षेत्र है। लगभग 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू था, लगभग 30% क्षेत्र पर महालवाड़ी, और जो बाकी 51% क्षेत्र बचता है इस पर आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का बनारस वाला संभाग है, यहाँ पर है उत्तरी कर्नाटक। अब दक्षिण भारत आप जाते हैं तो क्या रैयतवाड़ी चले जाएंगे? ध्यान रखना है, उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त लागू था, है ना। तो बस इन चीजों को ध्यान रखना है। इनकी विशेषताएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, विशेषताएं यहाँ देख लीजिए, और प्रभाव में बता देता हूँ क्या प्रभाव पड़ा स्थायी बंदोबस्त से। किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए, स्वामित्व का अधिकार न मिलने के कारण किसानों में विद्रोह की प्रवृत्तियां बढ़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखिए यहाँ पर यह किया गया था कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व की राहत का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह प्रावधान कभी लागू होता नहीं था। कितना भी अकाल पड़े, कितनी भी प्राकृतिक आपदा आए, उन लोगों का कोशिश ये रहती थी कि हम पूरा का पूरा इनसे लगान वसूल कर लें, इनसे इनका भू राजस्व प्राप्त कर लें। तो ये सारे प्रभाव थे, किसानों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े, जमींदारों के वर्ग, एक नया वर्ग का उत्थान हुआ, है ना। भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा? स्थायी बंदोबस्त से भूमि की उर्वरता में गिरावट आई, किसी भी हितधारक द्वारा निवेश नहीं किया गया, कृषि भूमि पट्टे में वृद्धि और गांव के कुलीन वर्ग का उद्भव हुआ, भूमि को वस्तु माना गया, और आगे चलकर 1857 के क्रांति का विद्रोह का एक प्रमुख कारण यहाँ पर यह देखने को मिलता है, भू राजस्व व्यवस्था। आप इसको पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल में है, आप इत्मीनान से पढ़ेंगे ना तो आपको सब याद आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए जहां मुझे लगता है कि आपको समझाना बहुत जरूरी है, वहां पर मैं रुक कर आपको समझाता हूं। जहां मुझे ये फील होता है कि पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा, तो वहां हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम हमारा बचा ले, है ना। तो बस यही मेरा मकसद रहता है। आइए, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण यानी बायो रेमिडिएशन के क्या मतलब है, क्या लाभ है? बायो रेमिडिएशन के क्या लाभ हैं? यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन करके
प्रदूषण को स्वच्छ करने की एक तकनीक है। देखो बायो रेमेडिएशन क्या है, जैव निम्नीकरण होता है ना, यानी जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपशिष्ट होता है उसका विघटन करते थे, उसको समाप्त कर देते हैं और उसको एक उपजाऊ किसी चीज में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब आप सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किसी प्रदूषित स्थल को साफ कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएशन कहते हैं। तो यह बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये कह रहा है कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित, देखिए एक तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, प्लस ये कह रहा है भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषण को, किसी भी प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, जैवोपचारण के द्वारा सहज ही यानी सरलता से उपचारित किया जा सकता है। नहीं, यहाँ पर दिक्कत आती है जब आप भारी धातुओं की बात करते हो, खासकर कैडमियम और लेड की, तो बायो रेमेडिएशन से आपको इसका उपचार देखने को नहीं मिलता। अगर आप हर चीज का उपचार बायो रेमेडिएशन से कर पाते तो आज हमारे यहाँ प्रदूषण कहाँ होता, है ना, कहाँ होता वही प्रदूषण, हम सारा उपचार ऐसे कर लेते। तो ये बात ठीक नहीं है। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि हम सूक्ष्म जीवों को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें और इंजीनियर्ड कर सकते हैं, उनमें कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई उन्हें कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा आपका क्या है, गलत है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा जैवोपचारण को समझ सकते हैं। वह एक उपचार तकनीक है जो खतरनाक पदार्थों को कम विषाक्त और गैर विषाक्त पदार्थों में तोड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों का क्या करती है, उपयोग करती है। यह मृदा, भौमजल, कीचड़ और ठोस पदार्थों में कार्बनिक संदूषकों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है और सूक्ष्म जीव संदूषकों को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करके उन्हें ऊर्जा स्रोत के साथ चयापचय मेटाबॉलिज्म करके विघटित कर देते हैं ना। ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर पढ़ लीजिए कि लेड और कैडमियम जैसी भारी धातुएं सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं की जा सकती। यहाँ पर जैवोपचारण आपको समझाया हुआ है, क्या है स्वस्थानीय जैवोपचारण क्या होता है, बाह्य स्थानीय क्या होता है, इनके नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, बायोवेंटिंग, बायोस्पर्जिंग, पंप एंड उपचार, बायोस्लर्पिंग, है ना, लैंड फॉर्मिंग, कंपोस्ट पाइल्स, इंजीनियर्ड बायोपाइल्स, ये सारे नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय बायो रेमेडिएशन की तकनीक है, फिर आपको नाम दिए जाते हैं। 3 नाम आपको इधर वाले दे दिए जाएंगे, एक इनमें से कोई दे दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में भी और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो देखिए, हम बात करते हैं 1929 में जब असेंबली में बम फेंका था, है ना, असेंबली में बम फेंका था किसने, हमारे भगत सिंह जी ने। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। यह इसी 1929 के इसी व्यापार विवाद अधिनियम को लेकर था और इसमें मुख्य रूप से जो प्रावधान किया गया था वह ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली का किया गया था और हड़तालों पर पूरी तरह से इन्होंने कहीं ना कहीं रोक लगा दी थी। तो डी इसका सही उत्तर है। जब आप 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट देखते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको तीनों चारों जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आए हैं, व्यापार अधिनियम व्यापार को लेकर है ना, वो सारे आपको याद रखने चाहिए, ध्यान देने चाहिए। किसमें किस तरह का, फैक्ट्री एक्ट भी आए हैं ना, फैक्ट्री एक्ट वगैरह, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट तो ये है। चलिए 16वां क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या है? जो पंचायतें हम लेकर आए हैं, पंचायती राज है या नगर पालिका सिस्टम है, यही तो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो आप देखते हैं यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। संघवाद क्या है? संघवाद के अंदर ऐसा होता है कि जैसे यह केंद्र है, यह संघ सरकार है,
इसके अंदर आपको 28 राज्यों की सरकारें देखने को मिलेगी, प्रांत की सरकारें, है ना। हालांकि ये इसके अधीन नहीं है, संघ में ऐसा होता है, ये संघ है, संघ को हमने कुछ विषय दे दिए, कुछ विषय दे दिए जिन पर यह कानून बनाएगा, और इसके बराबर में यहाँ पर राज्य है ना। कुछ विषय इनको दे दिए हमने, कुछ विषय इनको दे दिए जिन पर यह कानून बना सकते हैं। तो क्या हमने इनके बराबर पंचायत लेकर आए जिन पर ये, क्या पंचायतें किसी पर कानून बना सकती है? किसी पर कानून बना सकती है? नहीं। पंचायतें क्या कर सकती है? निचले लेवल पर विकास की देखरेख करती है। तो आप ये देखते हैं कि राज्य, संघ और राज्य तो ऐसे हैं, लेकिन पंचायतों को आप इनके अंडर मानते हैं, इनके अंदर पंचायत आपको देखने को मिलेगी। पंचायत किसी भी तरह का कानून नहीं बनाती, पंचायत क्या करती है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करती है, यानी लोकतंत्र को आप सबसे जमीनी स्तर पर ला रहे हैं। यानी अगर मैं किसी गांव में हूं तो मैं अपने गांव का मुखिया चुन पाऊंगा और उस मुखिया को डायरेक्शन दे पाऊंगा, अपने कंसर्न बता पाऊंगा कि सर हमारे गांव में ये समस्याएं हैं, तो मेरी बात डायरेक्ट कोई सुनने वाला हो जाएगा। तो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर हम लेकर आएंगे, है ना। प्रशासकीय प्रत्यायोजन क्या होता है? प्रत्यायोजन वो होते हैं जैसे कोई एक्ट आया, एक्ट कौन लेकर आता है? एक्ट लेकर आती है विधायिका। अब विधायिका के पास इतना टाइम नहीं है कि फिर इसको लेकर और नियम वगैरह बनाए जाए, तो क्या करती है विधायिका? कार्यपालिका को यह शक्ति दे देती है कि इससे संबंधित नियम वगैरह आप बना लो, लास्ट में विधायिका से एक साथ क्या करवा लेंगे? पारित करवा लेंगे। तो उसे कहते हैं प्रत्यायोजन। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो अभी हमारे पूरे भारत में नहीं पाया जाता, है ना, तो हमारे यहाँ पर तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो यहाँ पर नहीं है। कभी बात करेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की डिटेल में, अभी हम टाइम को ध्यान में रखते हुए यहीं पर चलते हैं। ये इसकी व्याख्या है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में तो आ ही गया है, पढ़ लेंगे तो थोड़ा एक दो फैक्ट और समझ में आ जाएंगे। चलिए, आज का सेशन हमारा लगभग खत्म होने की ओर है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो डीपीएसपी है हमारे संविधान का भाग 4, उसके बारे में क्या करता है? यह विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यह विधायिका के कृत्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या बताओ भाई, आप सोचो। यह कार्यपालिका की कृत्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध किस तरह से लगता है? प्रतिबंध लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? अगर सरकार मेरे किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो मैं क्या कर सकता हूं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, चलो पीछे, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। तो मेरे पास शक्ति है। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? सरकार को कुछ मनमानियां करने से प्रतिबंधित करते हैं, सरकार को अपनी मनमर्जी चलाने से रोकते हैं। क्या डीपीएसपी ऐसा कर सकता है? नहीं। डीपीएसपी ऐसे कुछ, देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जब आप कुछ बनते हैं या जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें तो आपके लिए जरूरी है, आपको टाइम पर खाना मिले, आपको टाइम पर भोजन मिले, आपको टाइम पर कुछ बेसिक नीड्स मिले, रहना करना, है ना, आपको बुक्स वगैरह मिले, आपको टाइम पर कुछ एक पॉकेट मनी मिले, तो वो तो आपका एक तरह से राइट हो गया। ये चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। फिर क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि यार जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो मम्मी पापा को तीर्थ पे भेजेंगे, है ना, ये सोच लिया आपने कहा कि एक बढ़िया सा घर भी लेना है, एक गाड़ी भी लेनी है। ये क्या है? आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें सोची हैं, है ना, आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचा है। तो जब हमारे, लेकिन अभी वो जरूरी तो नहीं है क्योंकि अभी आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। जैसे ही आपके पास रिसोर्सेज आएंगे आप घर भी ले लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, मम्मी पापा को तीर्थ पे भी भेज देंगे, ठीक है। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि यार हमारा भारत कैसा होना चाहिए, तो वो सोच रहे थे कि चलो अभी हमारे यहाँ पर गरीबी भी देखने को मिल रही है, अभी हमारे यहाँ पर भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता भी देखने को मिल रही है, तो जो चीजें बहुत जरूरी थी उनको तो आपने फंडामेंटल राइट्स में रख दिया कि आपको, है ना, लोगों के बीच में समानता रखनी है,
आपको उन्हें बोलने की आज़ादी देनी है, स्वतंत्रता देनी है, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देनी है, उन्हें भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता देनी है। आपने उनकी के बीच में जो अस्पृश्यता चली आ रही है, ये अस्पृश्यता तो फौरन खत्म होनी चाहिए। तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो फौरन एक्टिव होनी चाहिए थी, उनको रखा फंडामेंटल राइट्स में। फिर हमारे संविधान निर्माता ने सोचा होगा कि यार जब हमारा भारत थोड़ा और विकसित होगा, तो हमें क्या करना है, हमें भारत में यूसीसी लगाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है। जब हमारा भारत के पास थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो हमें पंचायती राज को देखना है, पंचायती राज लेकर आना है ना। तो इसी तरह से वो सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको क्या नहीं बनाया, अनिवार्य नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब जब जैसे जैसे सरकार के पास में रिसोर्सेज आते जाएंगे, हम लिख के चले जाते हैं कि भाई आपको ये काम करने हैं फ्यूचर में, है ना, आपको रिसोर्सेज आने के साथ साथ ये काम फ्यूचर में करने हैं। तो सरकार को एक तरह से निर्देश देकर गए हैं हमारे संविधान निर्माता, हमारी सरकार को, भारत की सरकार को निर्देश देकर गए कि मोदी जी, जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो आप कोशिश करना कि हम पंचायती राज लेकर आए, आप कोशिश करना कि कामगारों को जो प्रबंधन है, कंपनी का प्रबंधन है, रोजगार का, उसमें बराबर का सहयोग मिले, आप कोशिश करना कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्यों में समान वेतन मिले, है ना। तो इस तरह की चीजें हमने कहा। तो ये किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। अगर उनमें से कुछ नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आपका, लेकिन ये समझ में आना जरूरी था। तो दोनों ही आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं, राइट। चलिए, ये आप देख सकते हैं गैर न्यायोचित हैं, ये गैर न्यायोचित है ना। आप इनके लिए न्यायालय तक नहीं जा सकते। इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्य नीति, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? तो देखिए, ये बहुत सारे देशों के ग्रुप हैं, लेकिन जब आप देखते हैं ईयू को, तो ईयू काफी ज्यादा एकीकृत एक ग्रुप है ना, यूरोपियन यूनियन। तो ये जो डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी थी, 2016 में कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय थी, और 17 में इसको आपने पूछ लिया यूपीएससी ने। तो सी हमारा सही उत्तर है। ये एक तरह से क्या है, एक फैक्ट है, और करंट ड्रिवन क्वेश्चन है। 2015 में ये अपनाया गया था ना, 16 विशिष्ट पहले। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें याद करने जैसा, रटने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, आइए आगे बढ़े। चलिए, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। और जब जल पीछे हटा होता है, तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। मतलब समुद्र तल से इतना ज्यादा पीछे पानी चला जाता है कि आप अच्छी खासी वॉक कर सकते हैं वहां पर। यह अनूठी घटना आपको कहाँ देखने को मिलती है? यह अनूठी घटना पूरे विश्व में केवल एक, देखिए ज्वार भाटा तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, हर बीच पर, लेकिन आपको उड़ीसा के चांदीपुर तट पर, उड़ीसा के चांदीपुर तट पर पानी इतना ज्यादा पीछे चला जाता है, लगभग कई किलोमीटर पीछे चला जाता है, और आप देखते हैं कि जमीन एकदम से बढ़ गई। फिर धीरे धीरे जब ज्वार आता है तो धीरे धीरे पानी वापस उस तट तक पहुंच जाता है। तो ऐसा चांदीपुर में देखने को मिलता है, उड़ीसा का जो चांदीपुर तट है। तो ये देखिए, यह पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ जहां समुद्री जल प्रतिदिन 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक पीछे की ओर चला जाता है और उच्च ज्वार के दौरान पुनः धीरे धीरे तटों पर वापस आता है। ऐसा प्रतिदिन 2 बार होता है। इसे ओडिशा का हाइड एंड सीक समुद्र तट भी कहा जाता है। लुका छिपी क्या होता है? हाइड एंड सीक ही बोलिए, क्योंकि हम इसी तरह बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय परास भावनगर में देखा जाता है। कि भावनगर की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो रेंज होती है ज्वार की, निम्न ज्वार से लेकर उच्च ज्वार तक, है ना, ज्वार और भाटा की, वो भावनगर में देखने को आपको मिलती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आई होप मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाई होगी, है ना। और ये हमारी एक सदाबहार सीरीज है यार, ये हमारी एक सदाबहार सीरीज है।
आप कितनी भी बार इसको देखोगे ना, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। और आप कोई से भी चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी फायदा मिलेगा, और यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी के किसी भी ईयर के लिए, चाहे आप 2035 के लिए भी तैयारी कर रहे हो ना, जो सोच रहा है मेरा भाई, कोई मेरा भाई मेरी बहन अगर कोई 10वीं में बैठ के 2035 के लिए सोच रहा है, तो बिल्कुल आपको वहां पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हालांकि अगर आप 10वीं 12वीं में हो तो अभी आप अपने एकेडमिक्स पर ध्यान दीजिए यार, है ना। चलिए, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। भाई, बेनामी का मतलब ही वही होता है। बेनामी लेन देन का मतलब ही ये होता है कि जो वाकई में मालिक बना रखा है ना जिसको, उसको पता ही नहीं है कि मेरे नाम से ये संपत्ति भी है क्या, है ना। एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े बड़े संपन्न लोग होते हैं ना, वो टैक्सेशन से बचने के लिए, अपने काले धन को छुपाने के लिए क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने नौकरों के नाम से, है ना, अपने अधीनस्थ लोगों के नाम से, उनको पता नहीं होता, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेकर पटक देते हैं। तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी जिसने खरीद, जिसके नाम होगी उसका नाम दिखेगा, तो पता नहीं चलेगा कि किसका धन है, और एक्चुअल उस मालिक को पता ही नहीं है कि मेरे नाम से इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो उसी को बेनामी समझा जाता है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बेनामी का मतलब ही वही होता है कि उसका जो मालिक है उसको पता ही नहीं है कि मेरे नाम से संपत्ति भी है क्या। बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। बिल्कुल, यानी अगर कोई संपत्ति बेनामी पाई जाती है तो उसे सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु किसी भी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। आप सिंपल सी बात देखो यार, अगर आप कोई केस लड़ रहे हो, अगर आप कोई केस लड़ रहे हो और उसमें आपके पास अपील करने का ऑप्शन ना हो, ऐसा जनरली नहीं होता, है ना, ऐसा जनरली नहीं होता। अपील करने का ऑप्शन तो आपके पास होता ही होता है। तो ये तीसरा भी क्या है, गलत है, केवल दूसरा इसमें सही है। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, बेनामी संपत्तियां मुआवजे के भुगतान के बिना सरकार के द्वारा जब्त की जा सकती है। पीबीपीटी अधिनियम के तहत निर्णय प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में एक अपीलीय तंत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। आप ये जो दिख रहा है आपको स्कैनर, इसको देखकर, इसको स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इस सेशन की नहीं, 2017 का जो पूरा पेपर जब हम कंप्लीट कर देंगे, अभी 4 सेशन और आएंगे उसके, और जो हमारा फाइनल 5वां सेशन आ जाएगा, यानी इसका 4th सेशन आ जाएगा, उसके बाद में जब वो यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, उसके 1 घंटे के बाद आपको हमारे टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अगर आप अभी इसको ज्वाइन कर लेंगे तो स्पेशल क्लासेस में हम जो भी कर रहे हैं, है ना, एमसीक्यूज 2026 के लिए हम मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यूज फिलहाल कर रहे हैं, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट को भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो एमसीक्यूज से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप ध्यान रखिए। बाकी सुबह 10 बजे में सी सेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि सी सेट की वजह से आप, और सी सेट में भी क्या, कॉम्प्रिहेंशन, जो लगभग बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए कॉम्प्रिहेंशन ऐसा धारदार है वहां पर कि आपका सी सेट की वजह से तो प्रीलिम्स नहीं रुकने दूंगा। ये तो बढ़िया बात है, ये तो गारंटी है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ कर लेते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसको स्कैन करेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर आप शकील अहमद, है ना, शकील अहमद अनअकैडमी करके जब आप सर्च करेंगे तो भी आपको मैं वहां पर नजर आ जाऊंगा, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप वहां पर अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पर आपके डाउट्स का जवाब भी देने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था, कैसा रहा बताइएगा, क्या फीडबैक है आपका, आपको पसंद आया, कौन सी चीज़ों पर आपको लगता है कि सर यहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो भी आप बता सकते हैं। बाकी आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत हमें होती है, ताकि हम लगातार आपके लिए इस तरह के बेहतर सेशन देकर आ पाए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।